ये आंदोलन हमारे लिए क्यों जरूरी था। तो इतिहास के समझ को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा भारत में राष्ट्रवाद। तो टॉपिक होगा क्या हमारा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है बात। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय, अब इसमें जो है सबसे पहला बात हमारे सामने आता है एक नया शब्द जिसका नाम होगा क्या, राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रवाद, तो ये आखिर है क्या, राष्ट्रवाद आखिर हम किसे कहते हैं, सवाल ये है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, है ना। तो राष्ट्रवाद के बारे में सीधा हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का सीधा और सार्थक मतलब ये होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और प्रेम को ही हम लोग राष्ट्रवाद का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए राज्य से किसी का अटूट प्रेम होना ही राष्ट्रवाद का सच्चा उदाहरण माना जा सकता है ना। राष्ट्र के लिए निष्ठावान होना, राष्ट्र के लिए सच्चा प्रेम होना, राष्ट्र के लिए समर्पण होना, राष्ट्र के लिए जो है आप कह सकते हैं सर्वोच्च बलिदान दे देना, ये सब क्या है, राष्ट्रवाद है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के प्रति उदारवादी नीति, मतलब हम राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम उसके लिए समर्पित है, हम अपने राष्ट्र से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए निष्ठावान हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार है, हम अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर है, हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्र को बचाने के लिए जिस हद तक जाना हो हम जा सकते हैं। मतलब एक राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं, राष्ट्रवाद का नाम दिए हैं। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रवाद, अब जैसे मान लीजिए कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आपके सफलता के लिए जितना समर्पण, आपके सफलता के लिए जो हम आपके प्रति समर्पण को दिखाएंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी राष्ट्रवाद है। तो सीधा समझिए, जैसे भारत देश में हम जन्मे, अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की संभावना परीक्षा में बहुत कम है, लेकिन क्या है कि इसमें कुछ लिखना नहीं है, इसमें समझना ज्यादा है। समझिएगा तो आप में एक इतिहास का समझ, एक हिस्ट्री का समझ आप में विकसित होगा कि हाँ आखिर हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्यों है, और अंग्रेज का दमनकारी नीति आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज हमारे ऊपर किस किस तरह के अत्याचार किया करता था, है ना। तो राष्ट्रवाद का मतलब यह हुआ कि राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति बलिदान, इसको हम लोग क्या देंगे, राष्ट्रवाद का नाम देंगे। अब बात यह है कि हमको अपने देश में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करना क्यों जरूरी हो गया। अब जैसे मान लीजिए आप भारत देश के निवासी, तो आप चाहेंगे ना कि हमारा भारत आगे बढ़े, चाहेंगे ना। कोई ब्रिटेन का निवासी, यूरोप, कोई ब्रिटेन का निवासी, अब ब्रिटेन का निवासी है तो थोड़े चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, चाहेगा कि हमारा देश आगे बढ़े। मतलब सब व्यक्ति का अपने अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण होना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा कहानी आपको समझ में आया कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम ही क्या है, राष्ट्रवाद है। अब सवाल यह है कि देखिए हुआ क्या, यूरोप की कहानी से हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यूरोप में सबसे पहले, अब इंग्लैंड की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा औद्योगिक क्रांति के बारे में, है ना। औद्योगिक क्रांति क्या है, उद्योग में एक क्रांति आना ही औद्योगिक क्रांति कहलाता है ना। अब जैसे मान लीजिए उद्योग में क्रांति कैसे आएगा, हुआ क्या कि भाई अगर व्यक्ति का काम मशीन करना चालू कर दे तो उद्योग में क्रांति आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी घर का ढलाई जब आज से 10 साल पहले होता था, तो मुझे लगता है कि एक घर को ढालने के लिए कम से कम 50 लेबर मजदूर का जरूरत पड़ता था, है ना। 10, 20, 25 आदमी तो केवल मटेरियल मतलब मसाला बनाता था, 10-20 आदमी पहुंचा रहा है ना। इस तरह से कम एक घर के ढलाई में कम से कम कितना 50-60 मजदूर काम करता था। आज के डेट में मशीनीकरण होने से क्या हो गया, मशीनीकरण होने से यह हो गया कि 50 के जगह पर अब 10 को मजदूर काम कर रहा है। अब आदमी का काम कौन छीन लिया, मशीन छीन लिया, है ना। अब ये बात सही है कि सर घर का ढलाई तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, ये बात सही है। घर का ढलाई आसानी से अब हो जा रहा है, ये भी बात सही है। घर के ढलाई में अब ज्यादा मजदूर की जरूरत नहीं है, ये भी बात सही है। लेकिन साहब आप लोगों ने सोचा है कि इस घर के ढलाई में ज्यादा मजदूर का जरूरत अब क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आदमी का काम अब मशीन कर रहा है। अब जिस मसालों को पहले लोग फावड़ा से मिलाता था, कुदाल से मिलाता था, अब वो मशीन सीधे मिला दे रहा है।
जिस मसाला को पहले एक एक आदमी पहुंचाता था छत पर 3 मंजिल पर, अब वो सीधे टावर खड़ा कर दे रहा है, सीधे चला जा रहा है ऊपर। समझ में रहा ना? 50 आदमी एक बार में जितना मसाला लेकर के जा रहा है वो 2 मिनट में उतना मसाला पहुंचा दे रहा है 3 मंजिल पर। 5 मंजिल को ढालने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे नीचे से ऊपर चला जा रहा है मसाला, है ना? यहां तक कि सिस्टम ये हो गया है कि अब छत पर कम से कम जब वो मसाला गिरता था तो उसके बाद वहां से लेबर फिर ले जाकर के और ढलाई के लिए रखते थे। अब वो भी सिस्टम है, ऊपर भी मशीन लगा हुआ है, ऊपर भी चक्का वाला मशीन सब आ गया है, ट्रॉली वाला मशीन आ गया है, एक बार में 1 ट्रॉली भर के सीधे फेंक दे रहा है। वहां भी मजदूर कम हो गया। अब सोचिए अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का ढलाई करवाना है तो मुश्किल से 5 गो मजदूर उसमें काफी है, इतना मशीनीकरण बढ़ गया। अब बताइए कि जब आदमी का काम मशीन करना चालू कर दे और उद्योग में एक नया क्रांति हमारे सामने आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। उसको हम लोग कौन क्रांति बोलेंगे? औद्योगिक क्रांति। अब जैसे सपोज दैट अब औद्योगिक क्रांति होगा, जैसे आप कुछ दिन पहले की बात मिलाइए, कुछ दिन पहले की कहानी, काम जो है ज्यादा वो हाथों से हुआ करता था, लेकिन अब काम ज्यादा किससे हो गया है? मशीन से। आदमी का काम वहां पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है ना? अब पहले जो है आप लोगों ने नाम सुना, जैसे कपड़ा होता था, दूसूती के कपड़ा पर लोग अपना से बुनाई सिलाई करके पर्दा बनाता था, टेबल क्लॉथ बनाता था, अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर डिजाइन लोग बनाता था, लेकिन उसमें समय लगता था, है ना? पहले लोग कूस का डलिया बनाता था। कूस का डलिया समझता है? कूस एक प्रकार का घास है ना, जिससे लोग डलिया सुंदर सुंदर डिजाइन का बनाता था, लेकिन एक डलिया को बुनने में कितना दिन का समय लगता था? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय लगता था। लेकिन आज जाकर के मार्केट में देख लीजिए, ऐसा ऐसा एक पर एक मशीन आ गया है, सीधे प्लास्टिक के कचरा उसमें डालिए, डलिया बन के निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? मतलब अब क्या हो गया? आदमी का काम कौन छीन रहा है? मशीन छीना है। अब सोचिए, इस बात को सोचने पर अब देखिए, जिस कपड़ा को बनाने में पहले मान लीजिए कि शर्ट जो हम पहने हुए, तो पहले क्या होता था कि पहले सूत का कटाई होता था चरखा पर, सूत काटने के बाद में तब जो है उससे धीरे धीरे करके के शर्ट पैंट धोती लोग गमछा लोग बनाता था, खादी का होता था ना पहले। तो क्या होता था कि उसमें समय लगता था। अब समय लगता था तो भाई अब हमारे पास में क्या गया? मशीन आ गया। अब जो शर्ट जो है पहले बनने में 15 दिन का समय लगता था, अब उसी शर्ट को बनने में 5 मिनट का समय लग रहा है। एक शर्ट को बनने में पहले 15 दिन का समय लगता था, तो अब कितना मिनट का समय लग रहा है? मात्र और मात्र 5 मिनट का समय लग रहा है। अब बताइए उद्योग में क्रांति आया कि नहीं आया? आया ना भाई। अब इसको हम लोग नाम दिए हैं क्या? औद्योगिक क्रांति। तो भाई उद्योग में क्रांति तो हमें दिख रहा है कि भैया उद्योग में क्रांति आया। कैसे आया? जो काम पहले 15 दिन में होता था अब वह काम 5 मिनट में हो रहा है, मतलब उद्योग में क्रांति आया है। लेकिन सवाल यह है, इससे 2 फायदा है, कुछ फायदा है तो कुछ घाटा भी। अब इससे एगो काम तो हमारे पास में आसान हो गया कि भाई उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा ना हो। अरे भाई जो कपड़ा पहले एगो कपड़ा बनाने में 15 दिन का समय लगता था, अब उस कपड़ा को बनाने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया ना, है ना? पहले 15 दिन में एक कपड़ा, अब 15 दिन में न जाने कितना कपड़ा बन जाएगा। अब मान के चलिए कि 15 दिन में 5000 कपड़ा बन जाएगा, सपोज दैट। अब 5000 कपड़ा बन गया मशीन आने से, तो उत्पादन बढ़ गया, हमारा प्रोडक्शन होना चालू हो गया। अब उत्पादन जब बढ़ गया, उत्पादन जब हमारे पास में बढ़ गया, तो उत्पादन बढ़ा तो भाई अब इसको सेल करने के लिए बाजार भी होना चाहिए। अब केवल उत्पादन बढ़ाकर अपना घर में थोड़े रखिएगा, लोग अब इसको खरीदेगा तब ना आपके पास में पैसा आएगा। तब उत्पादन जब बढ़ा तो भाई बाजार की मांग हुआ, बाजार में वो चीजें अब चलना चालू हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ कि बाजार में सेल होने के लिए अब इसको मतलब इस जो फैक्ट्री खोल रहा था, उत्पादन बढ़ने के बाद में जो फैक्ट्री खोला गया, अब सवाल यह है कि उस मटेरियल को या इस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं आपको सेल करना होगा। अब सेल कीजिएगा तभी तो आपको पैसा आएगा, है ना? अब सेल करने पर पैसा आएगा तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा लोगों को फायदा हुआ। जैसे मान लीजिए एक और कहानी मैं बता रहा हूं, जैसे ये भारत देश है, सपोज दैट मान के चलिए ये भारत देश है, और भारत देश में मोतिहारी एगो शहर है ना? और मोतिहारी शहर में जो है आप मान कर चलिए कि कमीज बनना चालू हो गया। कमीज बनना चालू कैसे हुआ? कि मोतिहारी शहर में लग गया कमीज बनने का फैक्ट्री।
समझ में आ रहा है। अब कमीज बनने का जब फैक्ट्री लग गया मोतिहारी शहर में, तो कहाँ के लोग को पता चला, तो आप मान के चलिए कि पटना के लोग को पता चला कि ये भाई मोतिहारी में जो है वो कमीज बनने का फैक्ट्री लगा है ना। और स्वाभाविक सी बात है, हाथ से बनाए हुए कपड़ा में मेहनत ज्यादा है तो महंगा तो मिलेगा। अब मशीन से अगर उसमें क्या होता है कि उसका कीमत भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अब क्या हुआ कि अलग अलग जगह से लोग कहाँ आना चालू कर दिए, तो मोतिहारी आना चालू कर दिए। काहेला? कपड़ावा खरीदे। समझ में आ रहा है ना, वो कपड़ा खरीदने के लिए। अब यहां से कमीज खरीद लिया और फिर अपना क्षेत्र में जाकर उसको बेच रहा है। अब उद्योग में क्रांति आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ भाई? इससे फायदा ये हो गया कि अब हमारा देश धीरे धीरे सशक्त होते जा रहा था। सशक्त होने के पीछे कारण ये था क्योंकि हमारे देश में अब मशीनीकरण हो गया था। जो काम पहले मनुष्य किया करता था, अब वह काम कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। तो जो काम पहले मनुष्य करता था वह काम अब मशीन कर रहा है। उद्योग में क्रांति आया। बाजार में इस चीज को सेल करने के लिए अलग अलग जिला से, अलग अलग देश से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आना चालू किए और उस चीज को सेल करने के लिए धीरे धीरे वहां से अब चीजें चलना चालू हो गया। हम कह सकते हैं भले उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था हमारे पास में, ना फोन था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, है ना। लेकिन लोगों को जैसे धीरे धीरे पता लगा, उसके बाद में अब वो सच्चाई सामने आया कि भाई अब जो है वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, वहां पर उत्पादन बहुत हो रहा है, थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है। दूसरे जगह के व्यापारी आकर के वहां से सामान खरीद कर लेकर जाने लगे। अब स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे जिला में जब कपड़ा बन भी रहा हो और हमारे जिला में बन करके वही कपड़ा पूरे देश में बिक भी रहा हो, तो हमारा देश तो धीरे धीरे अब सशक्त बनना चालू हो जाएगा। होगा ना भाई। उत्पादन बढ़ेगा तो भाई सेल बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है देश का जीडीपी बढ़ेगा। उद्योग लाना या उद्योग का होना देश में कोई खराब बात थोड़े है। हाँ, तो ये सब चल रहा था। भले अब जो है अलग अलग क्षेत्रों में ये सब चीजों का प्रचार प्रसार होना हो गया चालू, और अलग अलग जब प्रचार प्रसार चालू होना होगा तो भारत का आय भी बढ़ गया, और आय के साथ साथ में भारत अब उन्नत और समृद्ध होना चालू हो गया, है ना। अब सवाल ये है कि इसी के बीच में अब अंग्रेज का शोषणकारी नीति शुरू होता है। अंग्रेज का शोषणकारी नीति के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग बातचीत करेंगे किसमें, हम भारत के राष्ट्रवाद के उदय की चर्चा कर रहे हैं ना, कि भारत में राष्ट्रवाद का जरूरत हमें क्यों पड़ा। क्योंकि हमारे देश को तहस नहस करने वाला जो समूह था वो कौन था? अंग्रेज था। तो आखिर वो किस तरह से हमारे देश को तहस नहस किया, हमारे देश को कैसे वो दीमक की तरह खाना चालू किया, और तब हमें लगा कि नहीं, देश में राष्ट्रवाद को फैलाना बहुत जरूरी है। लोगों को अब यह समझाना पड़ेगा कि तुम अपने देश के लिए जियो और देश के लिए मरो। अब सवाल यह है कि अब हम लोग बात करते हैं किस पर। अब हम लोग एक तरफ ये भी था कि औद्योगिक क्रांति के आने से एक तरफ तो ये था कि भाई उत्पादन बढ़ा, लेकिन लोग बेरोजगार भी हो गया। क्योंकि जो काम 50 आदमी पहले करता था, अब वहां पर 5 आदमी वह काम को कर ले रहा है, तो 45 आदमी का काम छीन न गया जी। 45 आदमी तो बेरोजगार हो गया ना। और भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर कृषि पर निर्भरता सबसे ज्यादा था। यहाँ के लोग डिपेंडेशन का शिकार ज्यादा थे, अपने काम को ज्यादा करते थे। स्वाभाविक सी बात है, उनके पास में हैंड्स ज्यादा था, लेकिन मशीनीकरण की सुविधा वहां पर नहीं थी। तो दो तरह के औद्योगिक क्रांति को पढ़ना होगा। एक तो सबसे पहले इंग्लैंड वाले औद्योगिक क्रांति को पढ़ना होगा, तत्पश्चात हम बात करेंगे भारत के औद्योगिक क्रांति के बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी हम आपको ना इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति पढ़ा रहे और ना भारत का औद्योगिक क्रांति पढ़ा रहे। हमने सिर्फ आपको यह बताया कि औद्योगिक क्रांति होता क्या। बात समझ में आ रहा है ना। हम अभी भारत का औद्योगिक क्रांति नहीं पढ़ा रहे कि भारत में औद्योगिक क्रांति का विकास कैसे हुआ। हम अभी ये भी नहीं पढ़ा रहे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का विकास कैसे हुआ। हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये है राष्ट्रवाद। समझ में आ रहा है। लेकिन हम आपको केवल यह समझाए हैं कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं।
औद्योगिक क्रांति से हम यही समझते हैं जहां मनुष्य का काम मशीन करना चालू कर दे, प्रोडक्शन बढ़ने लगे, बाजार में उस चीज का मांग बढ़ने लगे, क्षेत्र के विकास हो, देश भले संपन्न होगा, उन्नत होगा, समृद्ध होगा, लेकिन लोग धीरे धीरे बेरोजगार भी होना चालू हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए कि औद्योगिक क्रांति क्या है। उद्योग में क्रांति का आना ही औद्योगिक क्रांति। इस चैप्टर में कुछ भी आपको लिखना नहीं है, खाली समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। तो उद्योग में क्रांति का आना ही क्या कहलाएगा, औद्योगिक क्रांति कहलाएगा। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा मुद्दा से थोड़ा सा अलग हटते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक ये है राष्ट्रवाद, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई राष्ट्रवाद का हमें जरूरत क्यों पड़ा, आखिर हमको अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाना क्यों जरूरी पड़ गया। जरूरी इसलिए पड़ गया क्योंकि वो अंग्रेज जो है हमारे देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहा था। कैसे खा रहा था, तो अब उसके शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि उसका शोषण करने वाला और दमन करने वाला कौन कौन सा नीति था जिससे हमारा देश धीरे धीरे खोखला होते जा रहा था, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के शोषणकारी और दमनकारी नीति के बारे में। अंग्रेजों के शोषणकारी और दमनकारी नीति के बारे में, ठीक है। अब अंग्रेजों के शोषणकारी और दमनकारी नीति का जब बात करते हैं तो एक तो हो गया आर्थिक रूप से शोषण हमने वो करना चालू किया, और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हमारे पास में हम लोग के प्रति वो शोषण किया। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो आर्थिक रूप से हम लोग का शोषण कैसे करना चालू किया, है ना। अब आर्थिक रूप से शोषण की जहां पर बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाएगा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में सीधा सीधा मैं ये कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया एक ऐसा व्यवस्था था जो आर्थिक रूप से भारत के लोगों को खोखला करते जा रहा था। अब रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है मेरे लाल, तो रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था एक प्रकार का ऐसा व्यवस्था था जिसमें मालिकाना हक रैयत वालों को ही दिया गया था। मतलब जिसका जमीन है उसी को वो हक दिया गया कि हाँ ये तुम्हारा जमीन है। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था के थ्रू कहा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था एक प्रकार का ऐसा व्यवस्था है कि किसान उसका मालिकाना हक तो रखेगा, लेकिन जिसका खेत होगा, जो किसान होगा, वही व्यक्ति हमें टैक्स देगा। बात समझ में आ रहा है, वही व्यक्ति हमें क्या देगा, टैक्स देगा। मतलब कि जिस व्यवस्था में अंग्रेजों ने किसान से टैक्स लेना चालू किया, मतलब रैयत से खुद टैक्स लेना चालू किया, वह व्यवस्था हमारा कौन कहलाया, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाया। ठीक है बात। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में प्रॉब्लम बहुत सारा उत्पन्न हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में अंग्रेजों ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया किसानों को, कहा कि खेत तुम्हारा, उपजाओगे तुम, पैसा देना होगा हमको टैक्स में, कहा कि तुम इसमें उपजा रहा है सामान, है ना। अब भैया तुम्हारे पास में बाढ़ आए तब, चाहे सुखाड़ आए तब, ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। मतलब टैक्स देना है तो देना है, उसमें कोई मरौवत हम करने वाले नहीं। बात समझ में आया, उसमें कोई मरौवत हम करने वाले नहीं है, तुमको टैक्स देना होगा तो देना होगा। अब देखिए मामला क्या हुआ कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में जो किसान हुआ करता था, बेचारा बाढ़ आ गया, सुखाड़ पड़ गया, तो ओकर का अनाज नहीं हुआ, उसका अनाज तो हुआ नहीं, लेकिन टैक्स किसको देना है, अंग्रेज को देना है। अनाज हुआ हो चाहे नहीं हुआ, उससे हमको मतलब नहीं, है ना। और उससे हमको मतलब नहीं है तो गांव में जो है, अब जो है क्या हुआ कि अंग्रेजों ने साहूकार को बना दिया। साहूकार, अब उस समय साहूकार हुआ करता था। साहूकार का मतलब ये हो गया, जैसे आज के डेट में जो गांव में दो चार को बड़का लोग नहीं रहता है, जिसके पास में जमीन जायदाद हो, पैसा कौड़ी हो अच्छा खासा, तो गांव के सब लोगों का ब्याज का काम वही चलाता है। जैसे अगर आपके घर में तुरंत 50,000 रुपए की जरूरत है, 1 लाख रुपया की जरूरत है, तो उस व्यक्ति के पास में आप जाइएगा, आप इतना कॉन्फिडेंस पर रहेगा तो वो तो दे देगा, है ना। कितना परसेंट पर देगा ऊपर कोनो गारंटी नहीं है, लेकिन देगा जरूर, है ना। महाजन, हाँ। तो उस समय इसको कहा गया किसका,
तो इसको कहा गया साहूकार, है ना। और साहूकार का सिचुएशन क्या था कि साहूकार का सिचुएशन क्या था कि मान लो कि किसान था, अब किसान का अनाज नहीं हुआ, बाढ़ आया, सुखाड़ पड़ गया, अनाज नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से टाइट किया हुआ कौन? अंग्रेज कह रहा है कि भाई हमको टैक्स चाहिए। अब ही जाता था किसान किसके पास में? साहूकार के पास। महाजन कुछ पैसा देवल जाओ, टैक्स देवे के बा ओकरा, किसको? अंग्रेज को। अब ये देता था किसको? कर्ज देता था। केकरा देता था कर्ज? किसान को। बात को समझिएगा पूरा, है ना। अब ये देता था कर्ज किसको? किसान को। और किसान को जब ये कर्ज देता था तो भाई इस पर वह रखता था अपना ब्याज, है ना, पूरा भारी ब्याज रखता था। देखो भाई इतना % ब्याज पर देंगे, लेना है तो लो और नहीं तो जाओ। और इसको सपोर्ट कौन करता था? अंग्रेज। बात समझिएगा, इसको सपोर्ट कौन करता था? अंग्रेज। अब तो भाई किसान जो है अब क्या करे, उसको तो देना है। अब जो है इससे पैसा लेकर के और टैक्स किसको देता था? अंग्रेज को। एकड़ जो कर्जा के ब्याज था ये बहुत हार्ड था। अब ब्याज के कारण क्या हुआ? ब्याज के कारण क्या हुआ? अब सोचिए ना, जिस किसान के पास में आज 10 रुपया नहीं है टैक्स देने के लिए, अब 10 रुपया कर्जा काट के किसी को टैक्स वो दिया है, अगले 5 साल में उसका टैक्स का ब्याज इतना हार्ड होता था, 50 से 500% तक ब्याज उसका हुआ करता था। अब उस ब्याज का चुकता हुआ कभी किसान कर पाएगा? ताकि कूदे बाढ़ सुखाड़ में बेचारा चल रहा। जब 10 रुपया उसके पास में टैक्स देने के लिए नहीं था तो अगले 5 साल के बाद वो उतना हार्ड ब्याज वो चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा। अब मामला क्या होता था कि भैया ब्याज तो बढ़ गया बहुत, अब ब्याज बढ़ गया मतलब ये हो गया कि भाई तुम्हारा जमीन का जितना दाम है वो जमीन के दाम के लायक हमारा ब्याज का पैसा हो गया, तो ठीक है भैया अब तुम जमीन छोड़ो और जमीन हमको दे दो। काहे कि बात क्लियर है कि पैसा जो हम तुमको दिए थे वो पैसा तुम चुका नहीं पाए, है ना। अब चुका नहीं पाए तो भाई सीधा सी बात है कि वह जमीन हमको दे दो। अब जमीन का रजिस्ट्री हो जाता था। अब किसके नाम से? साहूकार जमीन नहीं लेता था, क्योंकि साहूकार को मोटिवेशन कौन देता था? साहूकार को तो मोटिवेशन, ये तो पूरा मिला जुला पद्धति के थ्रू में यह काम कर रहा है भाई। अब काम कर रहा है तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार का हो गया कि भाई मामला सीधे सेट हो गया कहां पर? अंग्रेज में। और उस समय इनाम आयोग का गठन, इनाम आयोग, एगो आयोग था जिसका नाम था इनाम आयोग, बॉम्बे में गठित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। समझिएगा, बॉम्बे में गठित किया गया था। इसमें इनाम आयोग था, एक ऐसा आयोग था कि जो किसान का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, वो अपना जमीन जाकर यहाँ पर रजिस्ट्री कर दे अंग्रेज के नाम पर। और इस आयोग में प्रतिदिन 5000 6000 किसान आकर के अपना जमीन किसको देने लगे? अंग्रेज को देने लगे। अब ई व्यवस्था का नाम हुआ क्या? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में कैसे किसान को चूस रहा है अंग्रेज, आपने देखा। आर्थिक शोषण हो रहा है। अब किसान मरेगा नहीं तो जिएगा हो नहीं, है ना। अब दूसरा व्यवस्था हमारे सामने क्या आया? तो महालवाड़ी व्यवस्था। दूसरा आर्थिक शोषण होने का दूसरा महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी, अब बउआ इस सबसे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, ये सबसे हिस्ट्री का अच्छा पॉइंट है। महालवाड़ी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था जब हमारे सामने आया तो महालवाड़ी व्यवस्था का काम क्या हुआ कि भाई जो इसमें कहा गया महालवाड़ी व्यवस्था में कि जैसे मान लीजिए कि कोई गांव है और उस गांव में टोटल अगर 20 बीघा जमीन है, उस गांव के लोगों के पास में टोटल मिलाकर 20 बीघा का जमीन है, तो उस 20 बीघा का मालिकाना हक सीधे रख लेता था कौन? अंग्रेज। कहता था कि सुनो ये हमारा खेत है, तुम इस पर खेती करो, हम तुमको करने देते हैं। खेत है क्या कर गांव वाला, लेकिन हक कौन जमाया? अंग्रेज। अब बोला कि देखो ये खेत हमारा है, ज्यादा इधर उधर करेगा सीधे अंदर डाल देंगे। तो सीधा समझो कि तुम इस पर खेती करो, लेकिन खेती करने के बाद में तुम इस पर उपजाओ, जो उपजाना है धान गेहूं जो भी उपजाना है उपजाओ, लेकिन उसके बाद में तुमको खेती करने दे रहे हैं इस खेत पर, उसके बदले हमको चाहिए टैक्स। तो महालवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ? पूरा गांव का गांव को चाप लिया कौन? अंग्रेज। अब जो गांव महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में आ जाता था तो समझ लीजिए कि उस गांव का पूरा जमीन किसके हाथ में चला गया? अंग्रेज के हाथ में। कहता था कि सुनो गांव वालों,
तुम लोग इस पर खेती करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना खेती करने के बाद में जो तुम अनाज उपजाएगा उसका टैक्स हमें चाहिए, क्योंकि यह गांव महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत में आ गया है। पूरा गांव को चापने आप चालू कर दिया। कौन भाई? अंग्रेज। अब महलवाड़ी व्यवस्था में कुछ इस प्रकार हो गया कि इसका मालिकाना हक जो है वो किसके पास में आ गया? डायरेक्ट किसके पास में? अंग्रेज के पास में आ गया। अब जो गांव महलवाड़ी में पड़ जाता था तो लोग यह मानकर चल लेता था कि भैया ये तब हमारा होते हुए भी हमारा नहीं, हम भले इस पर खेती करेंगे लेकिन खेती करने के बाद में हमको टैक्स किसको देना है? अंग्रेज को देना है। उस पर बाद में बातचीत करेंगे, घबराइए नहीं, उसमें बहुत फंडा है। हम लोग अभी भारत के राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रवाद का जरूरत हमें क्यों पड़ा? अंग्रेज के शोषणकारी नीति कैसे हुआ, इस पर पहले दो नीति पर बातचीत करेंगे, आर्थिक शोषण और सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण पर। इतिहास का लेक्चर सुनिएगा तब समझ में आएगा, न तो जीवन भर रटते रह जाइएगा। महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी समझ में आ रहा है? हाँ, परीक्षा में जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन नहीं सत्य है? जब तक ये सब बात आपको समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं होगा आपसे, बता दे रहे हैं हम आपको, जीवन भर रटते रह जाइएगा, है ना। तो महलवाड़ी में मालिकाना हक किसके पास में आ गया? अंग्रेज के पास में। रैयतवाड़ी में मालिकाना हक किसके पास में आया? किसान के पास में। लेकिन किसान को टैक्स किसको देना था? अंग्रेज को देना था, ठीक है ना। साहूकार था गांव में, उससे अगर उस किसान को अगर पैसा कम पड़ गया तो किससे जाकर कर्ज लेता था? साहूकार से। साहूकार से कर्ज लेने के बाद जब उसका कर्ज बढ़ जाता था तब उस जमीन को रजिस्ट्री करने के लिए वो कहाँ जाता था? तो इनाम आयोग बना, बॉम्बे में स्थापना हुआ था। सारा किसान जाकर वहां पर अंग्रेज को अपने कर्ज के अनुसार में अपने जमीन को किसको लिख देता था बताइएगा? तो वो लिख देता था उसको, अंग्रेज को, ठीक है ना। अब उसके बाद में तो मालिकाना हक यहां पर आ गया किसका? अंग्रेज का। तीसरा एक और आर्थिक शोषण का हमारे पास में एक और व्यवस्था आया जिसका नाम पड़ा जमींदारी व्यवस्था। इसका नाम क्या पड़ा? जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। इसका एक और नाम था, इसका एक और नाम था अस्थाई बंदोबस्त। नाम सुने होंगे आप लोग। तो जमींदारी व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोले थे? अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। जमींदारी व्यवस्था का काम क्या था? जमींदारी व्यवस्था का सिचुएशन क्या था कि ध्यान रखिएगा कि अस्थाई गांव का एक आदमी को, मतलब गांव का जो जमींदार होता था, जो फेमस पर्सन हो, उसको हेड बना दिया जाता था, ठीक है ना। और हेड बना के सुनो भाई, जमींदारी व्यवस्था कैसे होता था। जैसे गांव में 200 आबादी है, 200 आबादी में से एगो जो आदमी है जो अंग्रेज का चमचई करता हो, आज भी गांव में लोग वैसे रहते हैं, है ना। जैसे आपके गांव में, हर गांव में मुखिया थोड़े है जी, पंचायत को मिलाकर एगो मुखिया होता है, लेकिन हाँ, हर गांव के हर वार्ड में एगो वार्ड रहता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब मुखिया जी के, हाँ, छोटका आदमी जो है ना वो हर वार्ड में है। तो कोनो गांव में जब मुखिया जी जाते हैं तो ओकरा फोन करते हैं, हाँ फलना, हाँ तो आज तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, व्यवस्था टाइट रखना। तो जी सर आइए आइए, बात समझ में है ना। अब जैसे विधायक जी, अब पूरे विधानसभा में एगो विधायक, हमारे बात को समझिएगा। अब जब किसी गांव में वो जा रहे हैं तो उस गांव के प्रमुख व्यक्ति को फोन करेंगे जो उनके बहुत अच्छे चमचे होंगे, ठीक है ना। उनको फोन किया, हाँ फलना जी था, हाँ अरे हम आज आपके क्षेत्र में भ्रमण करने वाले हैं। तो अच्छा, तो स्टेज बना देना, थोड़ा स्कूल का उद्घाटन करने आने वाले हैं, व्यवस्था पूरा टाइट रखना, एकदम भौकाली पूरा रहना चाहिए, है ना। अब विधायक जी 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 सर आइए आइए एकदम। अब जब विधायक जी वहाँ पहुँच रहा, पूरा भौकाली टाइट है, क्या है कि वो आदमिया काम किया है, उसको पैसा मिला है भाई। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा के अंग्रेज क्या किया? अंग्रेज तो पूरा भौकाल बना के रखता था। वो बोला कि हाँ तुम्हारे गांव में कितना आदमी है? 200 आदमी। और जब मेन चमचा था तो उसको बना दिया हेड। बोला कि देखो गांव का हेड तुम रहेगा। आप पूरे गांव के व्यक्ति के सामने ऐलान करते हैं कि गांव के लोग को बुला देता था, बोलता था कि देखो भाई, ये तुम्हारे गांव का जो आदमी है ये तुम्हारा हेड है, ये जमींदार, अब इसको जो है तुम अपना हेड मानना और तुम सब खेती करो। खेती करने के बाद में जो टैक्स होगा उस टैक्स को तुमको इनको पे करना है। किसको? जमींदार को। जमींदार को, उसको नाम दिया गया जमींदार। जमींदार को पे करना है। आज जमींदार से अपन सेटिंग किया, कौन? अंग्रेज। अंग्रेज बोला कि देखो भाई,
तोरा कहता हम जमींदार बना दे रही, लेकिन ऐसा मत सोचो कि जितना टैक्स दे रहा है गांव वाला लोग वो सब तुम ही रख लेना, ना ना ऐसे नहीं होगा। देखो अब उन सबको लगेगा कि हम तो इसको टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अंग्रेज अब एकरा से लेगा, किससे? जमींदार से। कहा कि देखो तुम्हारा हम शेयर कर देते हैं, इसमें शेयर का एक फंडा रहेगा। कहा कि देखो भाई शेयरिंग का एक फंडा हम रखते हैं कि 11 भाग में 10 भाग तो हम ले लेंगे, है ना। अब जैसे देखिए 10/11 और उसके बाद में 1/11, 1/11 मतलब ये लेगा जमींदार और ये लेगा कौन? अंग्रेज। बहुआ ध्यान दीजिएगा, अब ये किस व्यवस्था के थ्रू काम चल रहा है? जमींदारी व्यवस्था के थ्रू में काम कर रहा है। टैक्स का सिस्टम कुछ इस प्रकार कर दिया गया कि 1/11 लेगा जमींदार और 10/11 लेगा कौन? हम, अंग्रेज। ठीक है ना। मतलब 11 गो भाग में 10 गो भाग हमारा चाहिए आ 1 गो भाग तू रखिए। बात समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? बात समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? मतलब 11 गो रुपया है तो उसमें से 10 गो रुपया हमको चाहिए, 1 रुपया तुम लो। तो मान लो कि तुम अगर गांव वाले लोग से टैक्स के रूप में 11 रुपया की वसूली किए हो तो 10 रुपया हमारा दो, 1 रुपया तुम मेहनत किया है तो रख लो। तब ओकरा एगो ट्रिक सिखाया अंग्रेज कि देखो जितना टैक्स वसूलेगा उतना तुमको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब जैसे मान लो तुम्हें 11 रुपया वसूला, 10 रुपया हमको दिया, 1 रुपया तुम रखा, तब 22 रुपया जब वसूलेगा तो 2 रुपया तुम रखेगा, है ना। 33 रुपया वसूलेगा तो 3 रुपया तुम्हारा होगा, 44 रुपया वसूलेगा तो 4 रुपया तुम्हारा, 55 रुपया वसूलेगा तो 5 रुपया तुम्हारा, 66 रुपया वसूलेगा तो 6 रुपया तुम्हारा। अब सोचो जितना ज़्यादा वसूलेगा उतना पैसा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इस जमींदार के दिमाग में घुसा कि बाप रे तो बड़ी बढ़िया प्लान है, समझ में आ रहा है। अब ये जमींदार जो है किसके ऊपर व्यवस्था टाइट कर दिया? किसान के ऊपर। मार के पीट के, खोरा से, अकड़ से पीट, मतलब जो भी हो, चाहे जो भी नीति अपनाए, ये जमींदार के अगर जबरदस्ती उससे अब टैक्स वसूलना चालू किया। बोला कि टैक्स नहीं देगा, ऐसे कैसे होगा, देना पड़ेगा, क्योंकि वो में तो ओकरो हिस्सा रहता था। समझ में आ रहा है। अब ओकरा दिमाग में हो गया कि हम जितना टैक्स वसूलेंगे उतना ही ज्यादा फायदा हमको होगा। अंग्रेज बीच में मलाई काट रहा है। अंग्रेज तो ना पीटने आ रहा है। अब हमारे बात को समझ रहे हैं? जब तक ये सब चीजों को समझिएगा नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएगा। बात इतिहास को सीधे पढ़ना नहीं होगा, कहानी के थ्रू समझने का प्रयास कीजिए हम क्या कहना चाहते हैं। अब अंग्रेज बीच में जो है पूरा मलाई खा रहा है। ना गांव में उसको जाना है कि भैया टैक्स दो, ना अंग्रेज जा करके गांव में लोगों को मुंह दिखा रहा है कि टैक्स दो। मार पीट रहा है कौन? जमींदार। मार पीट रहा है गांव के एगो हेड। अब पैसा 10 रुपया किसको मिल रहा है? उसको 1 रुपया मिल रहा है, लेकिन 1 रुपया में ही खुश था। काहे? बेरोजगारी बहुत हार्ड था और उसमें भी अंग्रेज का आदमी है, मजाक थोड़े। समझ में आ रहा है। अब भले वार्ड अब मुखिया जी के चमचा के कुछो न मिले, लेकिन मुखिया जी के आदमी है, कम बार का बात थोड़े। समझ में आ रहा। अब सवाल ये है कि उसी तरह से सिस्टम यहाँ पर हो गया। कहा कि 1/11 तुम लोग, 10/11 हमको दो। अब जितना ज्यादा टैक्स वसूल करोगे उतना ज्यादा फायदा तुम्हें होगा। अब यह व्यवस्था हमारा कौन सा व्यवस्था कहलाया? जमींदारी व्यवस्था कहलाया। जमींदारी व्यवस्था कहलाया और जमींदारी व्यवस्था कहलाया। अब इसमें भी झोल हो गया। अब भाई जमींदार के पास में कुछ पैसा हो गया, टैक्स वसूलते वसूलते पैसा हो गया। तब मान लीजिए कोनो किसान को फसल नहीं हुआ, बोला कि महाजन हमारा फसल नहीं खे भेल, तो जमींदार बोलता था कि हमसे ले लो पैसा लेकिन टैक्स दो। अब देखिए उसको, अब उसको देखिए, अब उसको 4000 रुपया मान कर चलिए कि टैक्स देना था। किसको? किसान को। किसान को 4000 रुपया टैक्स देना था। अब पास में पैसा है नहीं, तो फिर क्या किया? केकरे से लिया? जमींदार। जमींदार को कहा कि मालिक पैसे नहीं, कहाँ से दो? जमींदार बोला कि हमारा बा ना, हमरा से ले ला, लेकिन टैक्स दो। फिर ओकरा पैसा दे के वो पैसा फिर ले लिया। समझ में आ रहा ना। मैंने 4000 रुपया आपको टैक्स देना है तो हम तुमको पैसा दे दिए 4000, लो लेकिन टैक्स पे करो। और टैक्स पे कर रहा है तो उसी का पैसा जो जमींदार पैसा दिया, अब वही पैसा अब किसको वो टैक्स के रूप में दे रहा है? अंग्रेज को। अब 4000, लेकिन हाँ ध्यान रखना बाबू, हम जमींदार है, हमरा से तुम पैसा लिया, पैसा कोनो हमर थोड़े भाई, मालिक के बा। बात समझ में है ना। किसका?
जो ऊपर बैठल है अंग्रेज का, है ना। तो 4,000 रुपया हम तुमको दे रहे हैं, इस पर ब्याजो चलेगा, ध्यान रखना। हाँ, अब बात यह है कि अब कर्ज जो है वो 4,000 रुपया किसान ले लिया बेचारा, और इसका ब्याज जो है वो 2 साल में कम से कम 2,000 रुपया और हो गया, कुल मिलाकर कई हजार रुपया हो गया, 6,000। बेचारा किसान ब्याज चुकाते चुकाते परेशान है, 6,000 रुपया अब एक बार में होगा, कभी नहीं होगा। फिर आया मालिक कि पैसे नहीं कि 6,000 रुपया कहाँ से दूँ, तो न देगा तो जमीन दो। बात समझ में आया। अब फिर क्या हुआ, फिर ओकर अब ऐसे भी होता था, या तो तुम जमीन दो, तो इसमें जमीन बहुत कम लेता था। इसमें क्या कहता था अंग्रेज, एगो सिस्टम यहाँ पर लगाया था जमींदारी में कि देखो तुम कर्जा दो, आज जो सधाए वो सधाए। तो मान लीजिए कूद कुंवर कर 6,000 रुपया टोटल हुआ, तो 5,000 रुपया बेचारा किसान सधा पाया, 1,000 रुपया बच गया। अब 1,000 रुपया जब बच गया तो कहा कि ठीक है 1,000 रुपया तुम हमारा मजदूरी करके सधाएगा, माने तुम खेत में, हमारे खेत में तुम काम करोगे तो उसका पैसा तुमको हम नहीं देंगे, मतलब वो जो ब्याजिया में 1,000 बचल है ओकरा एवज में तुम काम करेगा। अब ओकरा से खटबेबो करता था। सोचिए कितना भयावह स्थिति रहा होगा, समझ में रहा ना। पैसा कर्जा के लिए लिया, टैक्स भी उसी को दिया, उसमें से जो बचा हुआ ब्याज बच गया, अब उसको सधाने के लिए बेचारा को फिर से उसी के खेत में काम करना पड़ रहा है। जमींदारी व्यवस्था, ध्यान रखना मेरे लल्ला, ये जो जमींदारी व्यवस्था था इसमें जो है किसान का कर्ज काम करके सधवाया जाता था, है ना। आई जो रैयतवाड़ी था एक तो टैक्स बहुत हाई लेवल, डायरेक्ट जमीन में लिखवा लिया जाता था। बात समझ, रजिस्ट्री है, सीधे एगो ऑफिसे ओपन कर दिया था बॉम्बे में, जो हम आपको अभी बताए, है ना। एगो ऑफिसे ओपन कर दिया था इनाम आयोग, जिसमें सीधे किसान, हाँ ठीक है कितना कर्जा, 6,000, चलो 1.5 कट्ठा लिखो फटाक से निकलो, हाँ ठीक है कितना कर्जा बाकी है, तो सर 10,000, 2 कट्ठा पर साइन करो जल्दी भागो। समझ रहे ना, मतलब कि यहाँ पर ये सिस्टम हो गया था। रैयतवाड़ी में जमीन का रजिस्ट्री ज्यादा हुआ, लेकिन जमींदारी में क्या होता था कि किसान कुछ कर्जा चुकाता था और जो बच जाता था बेचारा वो कमा कमा कर उसी के खेत में सधाता था। अब यह भयावह स्थिति के कारण भारत देश को बड़ा आर्थिक चोट पहुंचा। भारत के लोग तंगी में आ गए, लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि भैया अब क्या करें, खेती कर रहे हैं उसमें भी टैक्स है, और इसके अलावा में ये तो आर्थिक शोषण हो गया, मतलब पैसा से धीरे धीरे भारतीयों को खोखला बनाया जा रहा है। ये आर्थिक शोषण ही कहलाएगा ना भाई। अभी आर्थिक शोषण हो गया कि भैया तुम अपने देश में हो, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा घर, तुम्हारा खेत, उपजा तुम करो, मजदूरी तुम करो, पैसा हम लेंगे। धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है भारत देश पर आर्थिक। अब इसके अलावा में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा टैक्स वसूला जाता था। इसके अलावा में ये तो रैयतवाड़ी या फिर हम बात करें महालवाड़ी या फिर जमींदारी व्यवस्था जो था, ये तो चलो खेत और किसान से रिलेटेड या फिर उपज से रिलेटेड समस्या था, आर्थिक शोषण था। लेकिन इसके अलावा भी अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा टैक्सेस लागू किए गए, जिसमें आपको हम सबसे पहले सलामी टैक्स, हाँ सलामी टैक्स क्या होता था अंग्रेजों के द्वारा। जैसे अंग्रेज तुम्हारे गांव में, तो हाँ भाइयों एवं बहनों ध्यान दे कि हुजूर आज घूमने आ रहे हैं, आपके गांव में भ्रमण पर आ रहे हैं। तो अंग्रेज गया कि व्हाट इज दिस, है ना। अब उसमें घूमने आया तो उसमें किसान सब बैठा हुआ है कि प्रणाम हुजूर, प्रणाम हुजूर, प्रणाम हुजूर। अब ऐसे कर रहा है, तो प्रणाम करने के साथ पैसों देना है, सलामी टैक्स। बात समझ में है ना। जैसे ब्याह करने जाते हैं तो प्रणाम करते ओकरा बारे में पैसा मिलता है। तो यहाँ पर सिस्टम ये था कि ये अंग्रेज प्रणामों नहीं करेगा, माने ब्याह करने जाते तो प्रणाम तो आप करते हैं ना भाई कम से कम, ओकरा बाद में पैसा मिलता। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा था कि हम प्रणामों नहीं करेंगे, प्रणाम भी तुमको करना है, आप प्रणाम किया उसका पैसा दो टैक्स में। प्रणाम हमको किया, सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं प्रणाम तुमको करना ही होगा, आप किया तो पैसा दो, उसको बोले सलामी टैक्स, है ना। क्या नहीं किया तो ओकरा बाद में आपका उद्धार हो जाएगा। ओकर सेना अगल बगल में रहता था ना, जो नहीं किया ओकरा घर में सब पकड़ के लाता था कि हुजूर आए हैं, तुमको सुनाया नहीं है, सुबेरे में डंका पीटा गया है गांव में,
कि आज महाजन आने वाले हैं, तुम घर में से निकला नहीं, सलामी टैक्स पे करो जल्दी, नहीं तो कोड़ा से मार कर देह फुला देंगे। बात समझ में आना। अब लोग क्या हुआ कि मजबूरी में जाकर सलाम हुजूर प्रणाम हुजूर कर, ओकरा बाद में टैक्स पे कर रहा है, सलामी टैक्स। एक और टैक्स आया और उस टैक्स का नाम था बपही पुतही टैक्स। बपही पुतही टैक्स, ध्यान रखिएगा। बपही पुतही टैक्स में क्या हुआ कि बाप का अगर जमीन है, बाप अगर दुनिया से चला गया तो अभी होता है ना कि ऑटोमेटिक उसका जमीन आपके नाम पर हो जाता है। उस समय क्या होता था कि अंग्रेजों से वह जमीन को लिखवाना पड़ता था कि हुजूर हम बाबूजी मर गेल बा, अब वो जमीन हमारा नाम पर कर देवल जा। तो अंग्रेज कहता है अच्छा तुम्हारे पिताजी डेथ कर गए, तो हाँ ठीक है, अब तुम्हारे नाम पर जमीन होगा लेकिन उसके बदले में लगेगा तुमको टैक्स। बपही पुतही मतलब बाप का जमीन अगर पूत को हो रहा है तो उसके एवज में अंग्रेज को देना होगा टैक्स, जिसका नाम पड़ा बपही पुतही टैक्स। इस सब एक्स्ट्रा में था भैया, रैयतवारी महालवारी जमींदारी को छोड़कर, है ना। आर्थिक शोषण कैसे हो रहा है हमारे देश के लोगों के ऊपर, बात को समझिएगा। उसके बाद में कोल्हू पेराई टैक्स, बहुत सारा टैक्स आया, बहुत, कितना नाम बताएंगे, कोल्हू पेराई टैक्स। अब कोल्हू से पेर करके जो तेल निकलता था या गुड़ निकलता था, तो भाई अगर तुम जो है कोल्हू का इस्तेमाल कर रहे हो, कोल्हू से ये सब प्रोडक्शन का उत्पादन कर रहे हो, तो उसका भी तुम्हें टैक्स देना होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो बाप विधवा विदाई, बाप के द्वारा अगर विधवा बेटी विवाह टैक्स, समझिएगा बात को। किसी बाप के द्वारा अगर किसी की बेटी विधवा हो गई है, एक बार शादी हुआ और उसके हस्बैंड किसी कारणवश से डेथ कर गए, इस दुनिया में नहीं रहे, तो अगर फिर दोबारा उस बेटी का शादी किसी और से होगा तो उसको टैक्स देना होगा। किसको? अंग्रेज को। माने एगो तो ऑलरेडी विधवा हो गया, दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूटा है, अब फिर जब वो दोसर शादी करेगा तो कर बाप को टैक्स देना होगा। किसको? अंग्रेज को। अब ये बाप देता था किसको? अगर अपने विधवा बेटी का शादी किसी से करता था तो उसके एवज में टैक्स देता था किसको? अंग्रेज को। समझ रहे हैं सिचुएशन? समझ रहे? रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हम आपको सिर्फ इमेजिनेशन करा रहे हैं, सोचिए उस समय लोग कैसे अपने जीवन यापन को कर रहे हैं, है ना। उसके बाद में हमारे सामने आया फिर सिंचाई कर। अगर नहर से सिंचाई कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं, कुआं से पानी ले रहे हैं, उसका भी टैक्स आपको देना होगा। पीने के लिए पानी ले रहे हैं, उसका भी टैक्स आपको देना होगा। सिंचाई कर, है ना। विवाह कर, विवाह कर का मतलब अगर शादी विवाह आप गांव में किसी से कर रहे हैं भाई, उसका भी शादी विवाह का। अब विवाह कर में एगो और ही था, एगो तही बाप विधवा बेटी वाला आपको बतेबे किए। एगो विवाह कर कुछ इस प्रकार का थी, अंग्रेज के बेटा के अगर शादी हो रहा है तो अंग्रेज के बेटा के अगर शादी हो रहा है तो उस शादी में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, ताकि देश विदेश के लोग आएंगे तो उसका खर्चा कौन पुगाएगा? गाँव के लोग। ओकरा ऊपर टैक्स लिया जाता है कि भाई हाँ टैक्स देना है 5 रुपया, तो कथी है? तो भाई साहब के बेटा का ब्याह है, खर्चा बहुत ज्यादा है। आप समझिएगा। देखिए अगर सही से सोचिएगा तो ऐसा लोग अभी भी है। अरे वो बात नहीं बोली, ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो बात ये है कि यहाँ पर फिर एक और टैक्स हमारे सामने कौन आया? विवाह टैक्स। अगर आप सही में रियलाइज कीजिएगा ना तो ये सब टैक्स लेने वाला आदमी आजो है गांव में, हमारे अगल बगल के मोहल्ला में, घर में, समाज में, परिवार में अभी भी है। वो दिखता नहीं है अंग्रेज है लेकिन है। अब बताइए ना, ब्याजी वाला आदमी अभी है कि नहीं? दिन दूना रात चौगुना ब्याजी बढ़ाने वाला आदमी है ना भाई? हाँ वो अंग्रेजे के है, समझ लीजिए। दूसर का देखिए, गरीब को सताने वाला लोग भी बहुत है आज के डेट में। जिसके पास में पैसा नहीं है उससे पैसा छीनना, वैसे लोग है कि नहीं है? आज के डेट में भी है। ये कहाँ से आ रहा है? शोषणकारी नीति, दमनकारी नीति अंग्रेज से धीरे धीरे हमारे पास में है। अब उसके बाद में विवाह टैक्स, उसके बाद में पैन खर्च टैक्स। पैन खर्च टैक्स का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हाँ ये एगो खेत है, आइए एगो दूसर का खेत है, एक बीच में आरी है। आरी समझते हैं? हाँ डरेर। हाँ तो भाई दूगो खेत के बीच में जो डरेर बनल है वो भाई कौन है? तो वो क्या है? वो डरेर पर अगर आप चल रहे हैं
तो ऊपर टैक्स देना होगा। समझ में आ रहा है? अब उसको कहा गया क्या बताएगा, पॉइंट खर्च टैक्स। मतलब कि भाई दो गो खेत के बीच में जो मेड़ है, दो गो खेत के बीच में जो बरेड़ है, उसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा कराया गया है और ऊपर आप चल रहे हैं तो ऊपर पैसा दीजिए, उसका भी टैक्स लगता था, है ना। अब समझिए इस तरह के हम कितना टैक्स का नाम बताए, बहुत सारे प्रकार का टैक्स था, लेकिन इतना आप जान लीजिए काफी है। लेकिन आप सोचिए अंग्रेजों के द्वारा ये रैयतवारी, महालवारी और जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत में तो भारतीयों का शोषण किया ही गया, आर्थिक शोषण और दोहन तो किया ही गया, इसके साथ साथ में अदर टैक्सेस लगाकर भी भारतीयों के साथ में आर्थिक शोषण किया गया। ठीक है बात। उसके बाद में ये सब जब प्रक्रिया जब चल रहा था हमारे देश में, तो हमारे देश के मजदूरों को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के व्यक्ति को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति का कष्ट हुआ। लोग धीरे धीरे गरीब हो गया, खोखला हो गया, परेशान हो गया, मौत के कगार पर आ गया। अब लोग यह सोचना चालू कर दिया कि भैया जीवन में हम आए ही क्यों, अगर हम सही से अपने बाल बच्चा का परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, कर्ज में हम डूबे हुए हैं, तो भाई इस तरह से लोगों ने आत्महत्या करना चालू कर दिया, सुसाइड करना चालू कर दिया। जब टैक्स का पैसा उसके पास में नहीं होता था तो जाकर मरने का प्रयास करता था वो, कि क्या करेगा, वहां पर जाएगा तो अंग्रेज पीटेगा, घर में रहेगा तो खाना नहीं है, तो उससे अच्छा है कि मरिए जाते, है ना। उस समय आप बताइए जिस देश के आबादी में उस समय 95% लोग हमारे देश में जो है वो कृषि पर ही डिपेंड थे, 5% लोग ही ऐसे थे जो किसी अन्य कार्य में संलग्न थे, लेकिन 95% लोग का रोजी रोटी किसानी से ही चलता था। जिस देश में 95% लोग कृषि पर डिपेंड रहे हो, उस देश के नीति में अगर इस तरह की व्यवस्था आ जाए तो क्या किसानों का आर्थिक शोषण और दोहन संभव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और ये सब किसके द्वारा हुआ ये अंग्रेजों के द्वारा। इस सब के तहत में क्या हुआ कि अब जो है हमारे देश में जब देखा कि भाई लोग की अब जो है किसानी से हमने के काम नहीं चल रहा है, तो छोटा छोटा उद्योग चालू करना, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कुटीर उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, टोकरी बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब काम को देश के लोगों ने चालू किया, है ना। हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाने वाला कोई सामान का उद्योग उन्होंने लोगों ने स्टार्ट करना चालू किया। अंग्रेज का नजर पड़ा उस पर कि ये सब तो उद्योग स्टार्ट कर दिया भाई, पहले तो तुम खेती करता था तो उसमें तुम हमको टैक्स देता था, अब लोग छोटा छोटा अपना घर में उद्योग, मोमबत्ती बनाने वाला काम, दियरी बनाने वाला काम, है ना। हस्तशिल्प का मतलब हाथ से टोकरी की बुनाई, झाड़ू बनाने वाला काम, अलग अलग तरह के छोटी मोटी चीजें लोग बनना, किसी तरह से जीव को पार्जित चलाना था, क्या करे बेचारा। अंग्रेज का नजर फिर इस पर पड़ा कि अच्छा खेती छोड़ के अब उद्योग पर रुका, है ना। अब क्या किया कि अब देखिए इसका जो कच्चा माल था, अब सोचिए कच्चा माल पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया। फिर अब जैसे देख लीजिए मोमबत्ती बनाने के लिए मोम की जरूरत है, अब मोम जहां से आता था तब मोम पर भी टैक्सेस लगा दिया 100%, 200%। जौन मोम पहले किसान बेचारा 100 रुपया में खरीदता था, अब मोम का दाम हो गया 200 रुपया, 200 रुपया टैक्स लगा दिया। जैसे अपना यहाँ चल रहा ना GST, कोनो कपड़ा उपड़ा खरीदने जाते हैं तो अब देखते हैं दाम किसी चीज का बताया जाता है तो कहता है विथ GST, होता है ना। 3000 रुपया अगर किसी चीज का दाम है, फ्रिज खरीदने जाइए 10,000 रुपया दाम है तो 18% रुपया खट से लग जाता है कि नहीं है। 10,000 का 18% जितना आएगा उतना अलग से बिल में इंक्लूड हो जाएगा, वो कहेगा टैक्स। तो अंग्रेजी वाला कहानी वो सब अभी हो, समझ रहे ना। लेकिन ये वो चीज है कि उस समय ज्यादा था, अब थोड़ा कम है, बात समझ में। लेकिन बात यह है कि देश की उन्नति और प्रगति के लिए आपको टैक्स देना भी चाहिए। आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो देश का विकास नहीं होगा। जब आप पैसा कमा रहे हैं जिस देश में रह करके, उस देश को आपको सहायता करना ही होगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ GST खराब है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको टैक्स नहीं देना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर भी चलो 1% 2% रखता। अब एक तो सबसे पहले आमदनी नहीं बेचारे के पास में, उसमें भी 200% अगर टैक्स, किसी को 100 रुपया का सामान अगर 200 रुपया मिलेगा तो बेचारा क्या खरीदेगा फिर वो सामान। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इतना ना टैक्स लाद दिया कि अब धीरे धीरे उद्योग धंधा चौपट, कुटीर उद्योग चौपट, हस्तशिल्प उद्योग चौपट हो गया, सारा उद्योग चौपट हो गया। अब सारा उद्योग चौपट हो गया तो बोला क्या कि भाई सुनो, आप देखिए अब बाजार तो ज्यादा भारत में था, तब अंग्रेज दिमाग लगाया, अंग्रेज दिमाग लगाया। क्या हुआ कि कहा कथी कि भाई जो है तुम लोग को हम देते हैं कच्चा मटेरियल, मतलब इन्होंने ये कहा कि अर्थात भारत जो है वो कच्चा माल का निर्यातक बन गया और बने हुए माल का आयातक बन गया। मतलब हमारे पास जो रॉ मटेरियल हुआ करता था, उस रॉ मटेरियल को अंग्रेजों ने अब हमसे खरीदना चालू कर दिया। अंग्रेज अब हमसे रॉ मटेरियल खरीद करके अपना देश में ले जा करके उसी रॉ मटेरियल से कोई वस्तु बनवा लेता था और वो वस्तु फिर हमारा यहाँ आके बेचता था। फायदा सामान हमरे, वो ले जा करके मशीनीकरण करके फिर वही चीज के हमसे ज्यादा दाम में बेचा। समझ में आ रहा है बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि भैया नील हमर उपजावल, और नील को कम दाम में खरीद लिया कौन? अंग्रेज। तुम मेहनत करो खेत में, नील उपजाओ और उपजा कर हमको दो, हम लेंगे भौकट्टी दाम में। हिम्मत है कि कोई बोल दे ये से ज्यादा दीजिए। नील ले करके और उसको पहुंचा देंगे कहाँ? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में अच्छा पैकिंग करवाएंगे उजाला के डिब्बा में, है ना, और उसके बाद में तो फिर सप्लाई कहाँ कराएंगे? भारत में। हाँ, तो जब 50 रुपया में जितना नील अंग्रेज खरीद ले है उस सब को डिब्बा में पैकिंग करने के बाद ये 50 रुपया का मटेरियल पर 50 रुपया और खर्चा किया तो ये बन गया अब 100 रुपया का लागत। और इस 100 रुपया के लागत से अब जो है क्या करेगा? 10 गो डिब्बा बनाएगा, वो 200 डिब्बा को पर डिब्बा 100 रुपये बेचेगा। अब हमारे यहाँ फिर फायदा केकर हुआ? अंग्रेज को फायदा हुआ। फिर से आर्थिक शोषण की नीति का शिकार हम यहाँ भी बन गए। यहाँ भी हमको पता चला कि भाई हमारे साथ में फिर से आर्थिक शोषण हो रहा है। धीरे धीरे भारत जो है वो कच्चा मटेरियल का निर्यातक बन गया और पक्का मटेरियल का आयातक बन गया। मतलब जिस चीज से जो सामान बनता था उसका उपज हम करते थे और हम जो है दूसरे देश में उसको भेजना चालू कर दिए। हमसे वो खरीदने लगा अपने देश में उसको बनवा करके और उसके बाद में फिर से वही चीज हमसे बेचने लगा। फिर से हमारा 100 रुपया का सामान 500 में, 400 में, 600 में बेचना चालू हुआ। ऐसे में हम भारतीयों फिर से खोखला साबित होना चालू हो गए। बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है बातें, है ना? नहीं बोर हो रहे हैं तो बता दीजिएगा भाई, ठीक है ना? फिर से जो है हम लोग खोखला, अब खोखलेपन का शिकार होते जगह आर्थिक शोषण होना चालू हो गया। ये तो हो गया अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक शोषण की कहानी। आर्थिक शोषण ने, ये जो शोषणकारी और दमनकारी नीति है अंग्रेजों के द्वारा लोगों पर कुछ इस तरह से चलाया गया। उसके बाद में आर्थिक शोषण और जब अंग्रेज खूब कर लिया तब वह करने लगा सामाजिक और धार्मिक शोषण। अब सामाजिक और धार्मिक शोषण कैसे हुआ? ध्यान देना मेरे लल्ला, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजों के शोषणकारी और दमनकारी नीति। अंग्रेजों के शोषणकारी और दमनकारी नीति में हमने पहला पॉइंट पर किस पर डिस्कस किया? तो पहले हमने डिस्कस किया किस पर? आर्थिक शोषण पर। और फिर अब हम लोग सब बात करने जा रहे हैं सामाजिक और धार्मिक शोषण पर। अब हम लोग फिर बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक शोषण पर। सामाजिक और धार्मिक शोषण भी हमारे देश में होना चालू हो गया। कैसे हुआ? समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अंग्रेज जो है वो केवल भारत को ही गुलाम अपना नहीं बनाया था या भारत पर ही केवल राज्य वो नहीं किया था। हम आपको बता देते हैं वर्ल्ड के 2/3 भाग पर अंग्रेजों का ही शासन था पहले। कितना भाग पर? 2/3 भाग पर अंग्रेजों का शासन था। केवल भारत को गुलाम थोड़े बनाया था, केवल भारत के लोग को थोड़े सता रहा था, बहुत चालू था गोरा सब, है ना?
विश्व के लगभग 2/3 भाग पर वो अपना आधिपत्य क्षेत्र बना लिया था और 2/3 भागों में वो अपनी शोषण नीति को अपनाना, धार्मिक और सामाजिक शोषण वह करना अब चालू किया। अब कैसे धार्मिक और सामाजिक शोषण करना चालू किया? शोषण करना चालू ये किया कि ये कहा कि भाई भारत का ईसाईकरण हो। जैसे जो इंडिया है, अब इंडिया के बारे में उसने सोचना ये चालू किया कि इसका हम ईसाईकरण करेंगे, मतलब कौनो धर्म के लोग हैं ओकरा हम अब ईसाई बनाएंगे, है ना। आज भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा संख्या किसका है? ईसाइयों का। 65% लोग जो है आज ईसाई धर्म के लोग जो हमारे देश में, वो सब केकर कारण है? अंग्रेज का कारण। अब अंग्रेज फिर सोचना चालू कर दिया कि अपने भारत देश के लोगों को भी हम ईसाई अब बनवाने लगेंगे, है ना। तो भाई बात ये है कि अब ईसाई लोग कैसे बनेगा? अब धर्म परिवर्तन चालू कर दिया वो, समझिए बात को। अब वो कहा कि वो कौनो धर्म के हो उसको ईसाई बना दो। तो हुआ कि भाई ईसाई बनेगा कैसे? इतना आसान थोड़ा है कि जाके कहेंगे तुम ईसाई बन जाओ और बन जाएगा। तो अंग्रेज फिर वो दिमाग लगा, वो बोला कि भाई जो पादरी सब है, पादरी समझते हैं? पादरी, हाँ, जैसे अपने मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलाना होते हैं, उसी तरह से चर्च में का जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पादरी बोलते हैं, ना। पादरी सबको भारत में एंट्री दे दिया और भारत में एंट्री देने के बाद में यह भी प्रथा चालू कर दिया कि इस पादरी को भारत में एंट्री दो और यह पादरी जा करके सामान्य लोगों को मोटिवेट करेगा कि भैया तुम ईसाई बन जाओ, तुम ईसाई बन जाओ, बहुत फायदा है। धर्म परिवर्तन वाला काम चालू कर देगा। लेकिन ऐसे दाल नहीं गला, किसका? अंग्रेज का। लोग इस तरह से मोटिवेट नहीं हो रहे थे। तो फिर क्या किया कि इन पादरियों की भर्ती जो है अंग्रेजों ने सेना में करना चालू कर दिया, है ना। सेना में इसका भर्ती चालू कर दिया। कहा कि भाई जहां 60:1 के रेशियो में सेना को रखा गया, कहा गया कि भाई जहां पर 60 को जवान दूसरे धर्म का है, वो रेशियो में एगो पादरी का बहाली उस गैंग में कर दो। एगो पादरी जाएगा, सबको मोटिवेट करेगा और सबका धार्मिक परिवर्तन करवाएगा। समझ में क्या कहना चाह रहा है? 60:1 का रेशियो रखा गया, मतलब 60 को जहां पर अन्य धर्म के लोग हैं, पुलिस में बहाल हैं, वहां पर एगो का बहाली कर दो, है ना। अब वो जा करके लोगों को, सेना के लोगों को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा और धीरे धीरे धर्म परिवर्तन का काम चलना चालू हो जाएगा। वैसे ही हुआ, भर्ती भी हो गया, मोटिवेट भी करना हुआ चालू किया। अब उस समय क्या होता था कि जो भारत के लोग थे, जो भारत के जवान थे, तो उसको जो है अंग्रेज सब, भारत का जवान को जब सेना में बहाली करता था ना, तो अंग्रेज सब क्या होता था कि कांस्टेबल से ऊपर का कोई पद देता ही नहीं था उसको। कांस्टेबल मतलब जनरल ड्यूटी वाला, जीडी। तो कांस्टेबल से ऊंचा पद किसी भारतीय को अंग्रेज देता ही नहीं था। जैसे नहीं होता मेजर, कर्नल, ये सब जो होता है, वो सब पद भारतीयों को नहीं देता था अंग्रेज, वो खुदे वो अपना धर्म के लोगों को रखता था। अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाया, अंग्रेज कह रहा है कि अरे भाई मोटिवेट हो नहीं रहा है, ईसाई में बदल नहीं रहा है, तो इसका काम क्या करे? कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना होगा। फिर उपाय लगाया। क्या किया? उपाय ये किया, कहा कि देखो तुम लोग तो जानते हो कि तुम लोग भारतीय हो, तुमको हम कांस्टेबल से ज़्यादा का पद दे नहीं सकते हैं। ये वो काम करते हैं, जो व्यक्ति कांस्टेबल है अगर वह ईसाई धर्म को अपनाएगा तो उसका हम प्रमोशन कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? उसका फरमान निकाला अंग्रेजों ने यह फरमान निकाला कि जो कांस्टेबल पद पर आप भर्ती हैं, अगर आप ईसाई धर्म को सेना में रहते हुए अपनाते हैं तो आपका पदोन्नति हम कर देंगे, मतलब प्रमोशन आपका कर दिया जाएगा। अब बताइए, पैसा पर तो पूरा दुनिया टिकल है, अब पद ला तो लोग आजे से नहीं, बहुत पहले से लोग मर रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब उस समय के अब जो कांस्टेबल है, अगर खाली ईसाई धर्म को अपना लेने से अगर वह दरोगा बन जाता है, जमदार बन जाता है, तो अपनाना चालू कर दिया। बोला कि जी सर हम ईसाई धर्म अपनाएंगे, हमें प्रमोशन चाहिए। अंग्रेज बोला कि ये दिमाग काम कर गया,
ठीक है ना। प्रमोशन वो सब करना चालू किया, अब एकदम धराधर लोगों का धार्मिक परिवर्तन होना चालू हो गया। अंग्रेज खुश। उसी बीच में एक वृद्ध व्यक्ति का आगमन हुआ जिनका नाम क्या था, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ 1849 में। कहा, अरे मूर्खो, वेदों की ओर लौटो, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है ना। और दयानंद सरस्वती जब बीच में आए, जब भारत में जब वह देखे तो बोले कि अरे भाई, ये तो पूरा बल्क स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। बताइए, प्रमोशन के नाम पर धर्म परिवर्तन का चाल चल रहा है। अब ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में दयानंद सरस्वती ने घर घर घूम करके लोगों को, भारत के लोगों को मोटिवेट किया कि देखो भाई, तुम्हारा बेटा सेना में भर्ती हुआ है और उसका धर्म परिवर्तन होना चालू हो गया है, उसको धीरे धीरे ईसाई धर्म के थ्रू बदला जा रहा है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आपका बेटा धर्म परिवर्तन कर लिया है तो उसको अपने जमीन का कोई हक नहीं दीजिए, उसको घर से बेदखल कर दीजिए, तभी वह सुधरेगा। मतलब कहा, दयानंद सरस्वती ने प्रचार प्रसार का तरीका यह अपनाया कि मान लीजिए आपका बेटा सेना में गया और सेना में जा करके अब वह ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो आप अपने घर से बेदखल कर दीजिए, उसको साफ कह दीजिए कि तुम हमारा बेटा नहीं है, जाओ, धर्म का है परिवर्तित किया। इतना पावर तो आपके हाथ में है ना कि अपना घर में नहीं रखेंगे हम तुमको, प्रमोशन लेकर के तुम अपना रहो अंग्रेज के पास में। समझ में है ना। तब जो है गार्जियन लोग टाइट हुआ और अपने अपने बेटा को क्या किया, वो दखल, जो जमीन में हकदारी था वो हकदारी को समाप्त करना चालू किया। बोला कि अगर तुम धर्म अपनाओगे तब क्या करेंगे, तब यही होगा कि हमारे जमीन में तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम कर्नल बन के और जनरल बन के उनका सेवा करते रहो। और ये मोटिवेशन, ये मोटिवेट कौन किए, ये किए दयानंद सरस्वती। और उसके बाद में ध्यान रखिएगा, जब यह सब काम चल रहा था तो ईसाइयों का जो भारतीयों का जो धार्मिक परिवर्तन है वो डायरेक्ट रुक गया। अब तो अंग्रेज तो खैर कैसा था, वो लोग से छुपा नहीं था, भले कांस्टेबल से कर्नले बन जाए, लेकिन सवाल ये है कि नौकर का नौकरे था, है ना। अब जवान सबको यह बात समझ में आने लगा कि भाई प्रमोशन लिए के क्या करेंगे जब हमारे घर परिवार छोड़ देगा हमको, तब मना कर दिया। वो सब एक बार खूब बल्क में हुआ धार्मिक परिवर्तन, अंग्रेज पूरा खुश किया, मजा आ गया। और जब यह बात दयानंद सरस्वती के द्वारा घर गांव में प्रचार प्रसार किया गया, तब जाकर के वो सब डायरेक्ट रुक गया। और रुक गया तो उसके बाद में मामला क्या हुआ कि अब फिर अंग्रेज के पास में खबर गया कि साहब हुजूर, रुक गया धार्मिक परिवर्तन। तो भाई काहे रुका है, क्यों रुका भाई। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो भारतीय है, वो तो पूरा प्रचार मार रहा है वेदों की ओर लौटो, है ना। और वो कह रहा है कि अगर तुम्हारा बेटा ईसाई धर्म को अपनाया है तो ध्यान रखना, अपने जमीन का हक उसे बिल्कुल भी नहीं दो, तभी वह ईसाई धर्म को नहीं अपनाएगा। ये सब सिस्टम चल रहा है हुजूर। तब अंग्रेज कहा कि अच्छा बात ही है, तो रुको एक और उपाय करते हैं। एक और अधिनियम लेकर के आया, कौन, अंग्रेज। अंग्रेज के द्वारा उस अधिनियम का नाम था लेक्स लॉकी अधिनियम। क्या नाम था, लेक्स लॉकी अधिनियम। अब लेक्स लॉकी अधिनियम के द्वारा में यह चीजें जो हैं पारित किया गया। हम कहानी आपको बता रहे हैं 1850 की। 1850 में इसी लेक्स लॉकी अधिनियम के द्वारा, सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा यह फरमान निकाला गया कि देख लो भाइयों, अगर तुम कोई भी व्यक्ति अपने जमीन से अपने बेटा को बेदखल नहीं कर सकता है। ये हमारा फरमान है, ये हमारा अधिनियम है। तुम जमीन रखे हो, तुम्हारा जमीन है, और तुम सोच रहे हो कि अपने बेटा को हम बेदखल कर देंगे अपने ही जमीन से, ये हम होने नहीं देंगे। हम आपके बेटा के साथ खड़े हैं। कहा कि वो अधिनियम लेकर के 1850 में लेक्स लॉकी अधिनियम, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने
जमीन से या अपने घर से उसको बेदखल नहीं कर सकता। और अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि न बेदखल जब नहीं करेगा तो फिर उन्हें कहती हम पादरी सबको जो भेजे हुए हैं वो सब फिर मोटिवेट और प्रमोशन का लालच दे करके और फिर ईसाई धर्म अपना ना चालू करें। फिर दयानंद सरस्वती सोच में पड़ गए, बाप रे भाई थे हम लोग पर भारी पड़ा, है ना। अब उसके बाद में दयानंद सरस्वती ने इसी बात को अपनाया और दयानंद सरस्वती इस बात का प्रचार प्रसार करना चालू किए, वेदों की ओर लौटो, है ना। उन्होंने कहा कि तुम अपने वेद को देखो, अपने वेद को समझो, अपने वेद को पढ़ो, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन गलत है, तुम अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। लोगों को मोटिवेट उन्होंने किया, घर घर जाकर के यह अभियान को चलाया। तत्पश्चात यह अभियान सफल भी रहा, लोगों ने समझना चालू किया, कहा कि भाई भले अंग्रेज का विरोध करेंगे तो करेंगे लेकिन अब उस धर्म को अपनाने वाले हम नहीं हैं जिस धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती अंग्रेज हमको कह रहा है। बोलिए ना। तब यह कहानी दयानंद सरस्वती पर आकर खत्म। वो आज भी दयानंद सरस्वती इस वाक्य के लिए फेमस है, वेदों की ओर लौटो। ये था अंग्रेज का आर्थिक और सामाजिक धार्मिक शोषण। आर्थिक रूप से अंग्रेजों ने किस तरह से शोषण किया, किसके ऊपर? भारतीयों के ऊपर। और धार्मिक और सामाजिक शोषण किस तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर किया, इस बात की समझदारी अब आप में हो गया होगा। हमने स्टार्ट किया था औद्योगिकरण से, हमने स्टार्ट किया था राष्ट्रवाद से। तो राष्ट्रवाद, अब सोचिए ना, ऐसा काम जब हमारे देश में होगा, जबरदस्ती कर वसूला जाएगा, जबरदस्ती टैक्स वसूला जाएगा, तो क्या देश के लोगों को एक होना जरूरी था कि नहीं था? था। तो राष्ट्रवाद पनपा वहां से। बात समझ में आ रहा? जब ये सब अत्याचार होने लगा भारतीयों के ऊपर, तब भारतीयों को धीरे धीरे, अब देखिए ना भाई, आर्थिक शोषण हुआ, धार्मिक शोषण हुआ, सामाजिक शोषण हुआ, धर्म परिवर्तन, टैक्स में, ब्याह करने में टैक्स, मेर पर चलने में टैक्स, है ना, हुजूर के बेटा के ब्याह हो रहा उसमें टैक्स, सलामी टैक्स, फलना टैक्स, चिन्ना टैक्स, धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है। धीरे धीरे इतना शोषण किया अंग्रेजों ने, इतना शोषण किया कि हमारे देश में एक राष्ट्रवाद की जरूरत थी। फिर हमारे देश में उदय हुआ भारत में राष्ट्रवाद को। लोगों को यह महसूस हुआ कि नहीं नहीं, एक होना जरूरी है, और उसी एकता को, उसी राष्ट्र के प्रेम को, उसी राष्ट्र के अटूट प्रेम को जगाने के लिए भारत में किस चीज का पनप हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब हमारे देश में भारत का राष्ट्रवाद कब है? तो अगर तुमसे कोई एक सवाल पूछ दे कथन बनाकर, इतना कहानी पढ़ने के सुनाने के बाद में तुमको लगा हो कहाँ कुछ पढ़े हम, ठीक है ना, है ना, इतना कहानी सुनाने के बाद में तुमको लगा हो कि कहाँ कुछ पढ़े हैं हम तुमको बताते हैं क्या क्या पढ़े हो। तुम पहले समझे हो कि राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद तुम समझे हो कि औद्योगिक क्रांति से हम क्या समझते हैं, औद्योगिक क्रांति क्या होता है। उसके बाद तुम समझे हो महलवारी क्या है, रैयतवारी क्या है, जमींदारी क्या है। उसके बाद समझे हो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने प्रकार के टैक्स लादे। उसके बाद तुम समझे हो कि ये सारे व्यवस्था जो महलवारी, जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त का था, यह किस तरह से काम किया करता था। इसके बाद तुम समझे हो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आर्थिक शोषण कैसे किया। इसके बाद तुम समझे हो कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर सामाजिक और धार्मिक शोषण कैसे किया, कैसे हमारे देश के लोगों को धार्मिक परिवर्तन करना चालू किया। तो का समझ में ये सब बात नहीं आया ना। अब तुमसे सवाल पूछ देगा ना कथन बना करके, तब लगेगा कि कुछ नहीं पढ़े, लेकिन यह इतिहास है बउआ, रटला से कुछ न हुई। जब तक तुम नहीं समझोगे, कथन कारण वाला क्वेश्चन दे देगा, अटक जाओगे, बता रहे हैं, अटक जाइएगा। कहेगा अगर आपसे एक क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, फंस जाइएगा फटाक से। एक क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, सीधे फंस जाइएगा। बताते हैं, रुक